नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की है। टॉपिक का नाम है इरिगेशन एंड इट्स मेथड्स, यानी सिंचाई और उसकी विधियाँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस टॉपिक को इंग्लिश में देखना है तो आपको ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि इरिगेशन कहते किसे हैं। तो इरिगेशन का सीधा सा मतलब होता है कि जब किसी भी फील्ड में ना जानबूझकर पानी को प्रोवाइड किया जाता है। ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी फील्ड में ना आर्टिफिशियली पानी को प्रोवाइड किया जाता है तो उसे ही इरिगेशन कहते हैं। इसको आप यहाँ पे देख के और अच्छे से समझ सकते हो। देखो, ये जो किसान है ये जानबूझ के तो पानी को प्रोवाइड कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी खुद इसमें आया फील्ड में और अपने आप पूरे फील्ड में ये फैल रहा है, नहीं, बल्कि जो किसान है ये जानबूझकर इस फील्ड को पानी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको इरिगेशन कहेंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज और आपसे पूछते हैं, जैसे मान लो इसी फील्ड में ना जो पानी है वो बारिश से आ जाए, यानी रेनफॉल हो और रेनफॉल से इस पूरे फील्ड में पानी हो जाए। या फिर दूसरी कंडीशन ये मान लो कि इसके आसपास रिवर है और इस रिवर का पानी इस फील्ड में खुद आ जाए, तो क्या उसको सिंचाई यानी इरिगेशन कहेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है, उसे नहीं कहेंगे। देखो, सिंपल से याद रखो, इरिगेशन तभी कहेंगे जब जो पानी है ना वो जानबूझकर किसी फील्ड में प्रोवाइड किया जा रहा हो। जैसा आप डेफिनेशन में भी लिखा हुआ देख सकते हैं कि सिंचाई वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों को नियंत्रित मात्रा में पानी कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाता है, इसे ही इरिगेशन कहते हैं। तो ये तो एकदम आसान था। अब बात करते हैं इसके मेथड पे। एक मिनट। तो देखो, इसके जो मेथड्स है ना, हमने देखो कितने अच्छे तरीके से आपको एक टेबल के फॉर्म में दिए हैं। तो देखो, जो इरिगेशन है ना, इसके जो मेन टाइप हैं वो हैं चार। कौन कौन से? पहला है सरफेस इरिगेशन, दूसरा सब सरफेस, फिर ड्रिप और उसके बाद स्प्रिंकलर। हिंदी में भी दिया हुआ है सतही, उपसतही, ड्रिप और फव्वारा सिंचाई। देखो, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो सरफेस इरिगेशन है ना, यही सबसे ज्यादा की जाती है। आपने सुना भी होगा, यानी जो सरफेस इरिगेशन है ये अभी से नहीं की जा रही है, बल्कि बहुत पहले से, जब से खेती की शुरुआत हुई है तब से इसी इरिगेशन का उपयोग किया जा रहा है। अब आप खुद सोच सकते हो कि जब इतने समय से की जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें सरफेस इरिगेशन की, ड्रिप की या स्प्रिंकलर की, तो ये ज़्यादा पहले की नहीं है, ये अभी फिलहाल में आई हुई विधियां हैं। लेकिन जो सरफेस इरिगेशन है ये बहुत पहले से यूज हो रही है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जब बहुत पहले से यूज हो रही है तो उसके बहुत सारे मेथड होंगे। इसीलिए जो ये सरफेस इरिगेशन है इसके कई टाइप और कई इसके सब टाइप हैं। कौन से? तो देखो, जो सरफेस इरिगेशन है इसके दो मेथड हैं। पहला है फ्लडिंग इरिगेशन और दूसरा है फरो इरिगेशन। ये जो फ्लडिंग इरिगेशन है और जो फरो इरिगेशन है इसके भी चार चार टाइप हैं। जो फ्लडिंग इरिगेशन है इसके चार टाइप में पहला है फ्री और वाइल्ड फ्लडिंग, दूसरा है कंट्रोल्ड और बॉर्डर फ्लडिंग, तीसरा है चेक बेसिन फ्लडिंग और चौथा है रिंग मेथड। तो ये तो बात हो गई फ्लडिंग मेथड की। उसके बाद में है फरो। तो फरो की भी चार हैं, स्ट्रेट और सिंपल फरो इरिगेशन मेथड, अल्टरनेट फरो, स्केप फरो और चौथा है कंटूर फरो इरिगेशन। तो देखो, इसके जो मेथड है ना, इनको देख के घबराना नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा है, याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो वैसा कुछ नहीं है। ये हम आपको बहुत ज़्यादा आसानी से और चुटकियों में याद करा देंगे। बस शर्त ये है कि आप भी इस वीडियो को अपना 100% दे के समझना। एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि आगे जो हम वीडियो में बात करेंगे, कहें कि जो वीडियो का फॉर्मेट रहेगा वो किस इस तरीके का रहेगा कि सबसे पहले हम सरफेस इरिगेशन को समझेंगे। सरफेस इरिगेशन को समझने के बाद इसके दोनों मेथड को समझेंगे। सबसे पहले फ्लडिंग इरिगेशन को देखेंगे और फिर उसके मेथड को समझेंगे। उसके बाद फरो इरिगेशन पे आ जाएंगे और फिर उसके मेथड को समझेंगे। इसके मेथड को कंप्लीट करने के बाद सब सरफेस पे आ जाएंगे। उसके बाद ड्रिप और स्प्रिंकलर पे आके वीडियो को एंड कर देंगे। तो आप इसको समझ गए। तो अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से? सरफेस इरिगेशन से। तो देखो, सरफेस इरिगेशन का सीधा सा मतलब होता है कि जब पानी को ना फील्ड की जो सरफेस है या जो मृदा की सरफेस है उस पर प्रोवाइड किया जाए तो इसे ही कहते हैं सरफेस इरिगेशन। जैसा आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। देखो, यहाँ पे जो किसान है कहाँ पर पानी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका सीधा जवाब है कि जो मृदा की ऊपरी सतह है, जो सरफेस है ना, उस पर पानी को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे ही कहेंगे सरफेस इरिगेशन मेथड। इसके दो मेथड हैं जैसा हमने बताया। पहला है फ्लडिंग इरिगेशन मेथड और दूसरा है फरो इरिगेशन मेथड। सबसे पहले फ्लडिंग इरिगेशन मेथड को समझ लेते हैं, यानी तोड़ सिंचाई विधि किसे कहते हैं। उसके बाद कोण सिंचाई विधि
विधि को समझ लेंगे। इसमें भी सबसे पहले ये समझो कि फ्लडिंग इरिगेशन यानी तोड़ सिंचाई का क्या मतलब है। तो देखो इसका मतलब होता है जब किसी फील्ड में ना जो पानी प्रोवाइड किया जाता है वो एक तरह से फ्रीली प्रोवाइड किया जाता है, यानी उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। अब हो सकता है जैसे मान लो ये एक फील्ड है, इस फील्ड में छोटे छोटे जो प्लॉट हैं वो बना के पानी को प्रोवाइड किया जाए, यह पूरे फील्ड में ही एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाए। लेकिन शर्त ये है अगर इस छोटे से फील्ड में भी पानी प्रोवाइड किया जा रहा है ना तो छोटे से फील्ड में एकदम फ्रीली प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसा आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो, देखो ये कौन सा मेथड है। तो पहली बात तो ये सरफेस इरिगेशन मेथड है। लेकिन सरफेस इरिगेशन मेथड में आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पानी को एक तरीके से फ्रीली प्रोवाइड किया गया है। अब हो सकता है कि इसको इस तरीके छोटे छोटे प्लॉट में बांट के प्रोवाइड किया जाता, लेकिन अगर छोटे छोटे में ही प्रोवाइड किया जा रहा है ना तो एक तरीके से फ्रीली प्रोवाइड किया जा रहा है, इतने भी एरिया में किया जा रहा है, तो इसलिए इसको फ्लडिंग या बाढ़ विधि या तोड़ सिंचाई विधि कहते हैं। अगर इसके मेथड की बात करें तो जो इसके मेथड है बस इस आधार पर बना दिए गए हैं कि पानी को कितना कंट्रोल करके प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है तो इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये एक फील्ड है, पहले 4 फील्ड बना ही देते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। एक इस साइड में बना देते हैं। देखो तो देखो पहले में समझो, पहले में क्या हुआ कि जो किसान है ना उसने पानी प्रोवाइड किया पूरे फील्ड में, मतलब ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया बिना किसी रोक टोक के, यानी जो पूरे फील्ड में पानी यहाँ पे उसने कट लगाया, सप्लाई यहाँ पे लगाई और पूरे फील्ड में ऐसे एकदम फ्रीली पानी को प्रोवाइड कर दिया। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या किया किसान ने कि पानी को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल कैसे, ये फील्ड है इसमें पैरेलल ना प्लॉट बना दिए, जिसको शुद्ध अगर भाषा में कहें तो इसको गाँव में क्यारी कहते हैं। हालांकि आपको ये वर्ड थोड़ा सा नया लग रहा होगा तो आप प्लॉट शब्द याद रख सकते हैं, बेसिन आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ना पैरेलल इसको प्लॉट में बांट दिया जाता है। तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरे में और ज़्यादा कंट्रोल कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें देखो पैरेलल में तो बांटेंगे, जैसे ये है इस तरीके से इसको बांटा, पैरेलल में बांटने के बाद ना बीच में एक और यहाँ पे देखो सप्लाई के लिए बना देंगे। तो इस तरीके से ये सप्लाई का हो जाएगा यहाँ पे, और साइड में ये बेसिन बन जाएंगी। ये इस तरीके से यहाँ से पानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी हम इसकी आपको रियल इमेज भी दिखा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन में क्या करेंगे, चौथे में पानी को और कंट्रोल कर देंगे। कैसे कंट्रोल कर देंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जहां पर पेड़ होगा ना वहीं पर पानी को प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, हालांकि प्लांट नहीं है लेकिन मान लो ये जो प्लांट आपको 4 दिख रहे हैं तो इनके चारों ओर एक सर्किल बनाया जाएगा, केवल प्लांट को ही जो उसकी जड़ के आसपास है वहीं पर पानी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चौथी कंडीशन हो गई। अब इसके देखो ये इसके टाइप है कैसे, तो देखो पहले में पानी को एकदम फ्रीली प्रोवाइड किया गया तो इसको कहते हैं फ्री या वाइल्ड फ्लडिंग। दूसरे में क्या किया गया है कि पैरेलल इस तरीके से ना इसमें क्यारियों में बांट दिया गया है या प्लॉट में बांट दिया गया है, तो इसको कहते हैं बॉर्डर मेथड। अभी हम इस पर आगे बात करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बहुत अच्छे से लिख के दिए हुए हैं नोट्स के फॉर्म में। उसके बाद में तीसरे में क्या किया गया है, तो इनको छोटे छोटे बेसिन में बांट दिया गया है, तो उसे कहते हैं चेक बेसिन मेथड। और सॉरी ये चौथा नहीं है, ये तीसरा है, तो तीसरे को कहते हैं चेक बेसिन। और जो चौथा है उसमें क्या किया गया है कि जो पेड़ है ना उसके आसपास सर्किल बना दिया गया है या रिंग बना दिया गया है, तो इसे कहते हैं रिंग इरिगेशन मेथड। अब देखो एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है आपको ये इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। तो जैसा हमने बताया पहला कौन सा मेथड है, 1 मिनट कहाँ चला गया, तो देखो जो इसका पहला मेथड है वो कौन सा है, फ्री और वाइल्ड फ्लडिंग। तो इसमें जैसा हमने बताया कि इसमें जो पानी प्रोवाइड करेंगे उसमें बिना किसी नियंत्रण के यानी बिना किसी कंट्रोल के एकदम फ्रीली उसमें छोड़ दिया जाता है, यानी स्वतंत्र रूप से उसमें फैला दिया जाता है पानी को, जैसा आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। 1 मिनट देखो यहाँ पे कोई रोक टोक है, कोई रोक टोक नहीं है, ये जो पूरा फील्ड है इसमें ऐसे ही पानी को फ्रीली छोड़ दिया गया है, तो इसी को कहते हैं फ्री एंड वाइल्ड फ्लडिंग। इसके बाद अगर इसके दूसरे मेथड की बात करें तो याद करो हमने क्या बताया था, इसमें पानी को एकदम फ्रीली प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि कुछ हद तक कंट्रोल कर देंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसमें पैरेलल ना इस तरीके से बॉर्डर बना देंगे लंबे लंबे, इसको आप बॉर्डर कह सकते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में कहें इसको मैड़ कहते हैं, और हिंदी में इंग्लिश में इसको बंड्स कहते हैं, तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखो पैरेलल ना प्लॉट्स में बांट दिया जाता है या क्यारी में बांट दिया जाता है, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो ये फील्ड है, अभी तो ये फ्रीली है, लेकिन इसमें जब इस तरीके से बॉर्डर बना दिए जाएंगे ना, इस तरीके से इस प्लॉट में बांट दिया जाएगा पैरेलल में, तो इसे ही कहते हैं कंट्रोल या बॉर्डर इरिगेशन। जैसा आप यहाँ पे भी देख के समझ सकते हो, ये इसकी रियल इमेज है। देखो इसमें जो फील्ड है इसको देखो पैरेलल जो प्लॉट्स हैं उसमें बांट दिया गया है,
तो इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो तीसरा है उसमें क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करो। इसमें अब जो फील्ड है ना उसको और ज़्यादा वाटर कंट्रोल कर दिया जाए। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसमें छोटे छोटे बेसिन बना दी जाएंगी या क्यारी बना दी जाएंगी। इस तरीके से ये पानी के सप्लाई हो गए, इस तरीके से बना दी जाएंगी। यही बात यहाँ पे लिखी है कि बेसिन बाढ़ सिंचाई एक नियंत्रित सिंचाई विधि है जिसमें खेत को छोटे छोटे आयताकार या वर्गाकार बेसिन में बांट दिया जाता है। बेसिन को आप शुद्ध हिंदी में कहें, जैसा हमने बताया था, इसको क्यारी कहते हैं या फिर इनको प्लॉट भी कहते हैं। और प्रत्येक बेसिन के चारों ओर मेड़ बनाई जाती है। मेड़ यानी बंड्स कहते हैं इसको। ये देखो लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप लिख लेना। अब अगर इसकी इमेज की बात करें कि ये दिखता कैसा है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो इस तरीके से इसमें क्या किया कि फील्ड में एकदम फ्रीली पानी को प्रोवाइड नहीं किया है, बल्कि इस तरीके से इसमें छोटे छोटे प्लॉट बना दिए गए हैं। अब ये जो इमेज है ये हालांकि गलत है। गलत क्यों, क्योंकि ये एआई से जनरेटेड है। इसलिए इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें पानी की सप्लाई के लिए नाली नहीं बनाई गई है। अगर आप इसको रियल इमेज में देखें तो ये कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। देखो ये नाली के लिए यहाँ पे, सॉरी, ये पानी के लिए नाली बनाई गई है। और यहाँ पे ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ पे ये बंद, मतलब यहाँ पे एक मैड बनी हुई है और इस तरीके से इसको पैरेलल छोटी छोटी जो बेसिन है उसमें बांट दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा देखो यहाँ पे है, ये फील्ड की लास्ट मैड, जो ये फील्ड है इसकी लास्ट जो मैड है वो यहाँ पर है। यहाँ उस साइड में भी ऐसे किया गया होगा और यहाँ पे ये इस नाली होगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं, छोटे छोटे उसको बेसिन में बांट दिया जाता है। तो इसे ही कहते हैं चेक बेसिन फ्लडिंग मेथड। उसके बाद में है रिंग मेथड। तो ये तो एकदम आसान है। इसमें क्या करते हैं कि जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ कौन से, तो जो ऑर्चार्ड होते हैं, ऐसे पेड़ जो बड़े बड़े होते हैं, जो फलदार होते हैं, उन्हीं में इसको अपनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि पेड़ के चारों ओर ना एक सर्किल या रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं या गोल गोल एक सर्किल बना देते हैं। कैसा, तो इसको आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। एक मिनट, देखो ये फील्ड है, इसके चारों ओर ना एक रिंग जैसी संरचना बना देंगे। संरचना बनाने का मतलब है कि मिट्टी से चारों ओर बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से गोल रिंग बना देते हैं, एक गोल घेरा बना देते हैं। ये जो घेरा है ना, इसे एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट क्यों करते हैं, जैसे ये देखो मेन पानी का जो सप्लाई आएगा वो यहाँ से आएगा। तो जब इसको इस साइड में जब पानी को भेजेंगे ना, तो अगर मतलब इससे लाइन ज्वाइंट नहीं होंगे तो केवल यहाँ तक आएगा और दूसरे तक जाएगा नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया जाता है। इससे इसमें पानी जाएगा, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इस तरीके से पानी आगे चला जाता है। अगर रियल इमेज में अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ये हर पेड़ के चारों ओर होगा। यहाँ पे आपको एक चीज और लग रही होगी, सर यहाँ पे ये देखने से लग रहा है कि ये कनेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो सर्किल बना हुआ है, ये जो रिंग बनाई है एकदम सेपरेट है, बल्कि उससे वो कनेक्ट नहीं है। तो देखो ये छोटे एरिया है ना, छोटे एरिया में क्या करते हैं कि पाइप से ही एक एक करके पानी प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन अगर बड़ा एरिया होगा तो पॉसिबल नहीं है कि हर पेड़ में पानी एक एक करके प्रोवाइड करें, इसलिए उनको ज्वाइंट कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से। इसकी आप थ्योरी भी नोट कर लेना। एक मिनट, यहाँ पे हमने दी हुई है कि रिंग सिंचाई विधि में पौधे के चारों ओर गोल घेरे यानी रिंग बनाए जाते हैं और पानी को इन घेरों में ही दिया जाता है। तो इसे ही रिंग या थाला विधि कहते हैं। तो जो बाढ़ सिंचाई विधि है यानी जो फ्लडिंग इरिगेशन मेथड है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, याद करो कि सबसे पहले फ्लडिंग को समझेंगे, फ्लडिंग के बाद फरो पे आ जाएंगे। तो अब समझते हैं कि जो फरो इरिगेशन मेथड है वो क्या है। एक मिनट, उस पर चलते हैं। उससे पहले इसकी जो एडवांटेज है ना और जो डिसएडवांटेज है, यानी जो इसकी लाभ हैं और जो उसके नुकसान हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं किसके। तो देखो हम ना ये जो फ्लडिंग इरिगेशन है इसके कंबाइन यानी एक साथ ही इसकी जो एडवांटेज है और जो उसकी डिसएडवांटेज है उनको समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक करके समझेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम कंबाइन रूप में देख लेते हैं कि जो फ्लडिंग इरिगेशन है इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। तो जो इसकी पहला लाभ है, जो इसका पहला डिसएडवांटेज है वो है, सॉरी डिसएडवांटेज नहीं बल्कि जो एडवांटेज है वो है सरल और कम लागत वाली विधि। तो जैसा हमने आपको बताया ही था कि जो विधि है ना एकदम सरल है। सरल कैसे है, तो देखो जो फील्ड है, या तो फील्ड में एकदम ही फ्रीली पानी को छोड़ देना है या कुछ बॉर्डर बना देने हैं इस तरीके से। तो इसमें कोई आपको मेहनत करनी है, एकदम सरल विधि है, साथ ही कम लागत है। तो बॉर्डर बनाने में कहीं कितना रुपए खर्चा है, कोई आपको कोई पाइप थोड़ी ना लगानी है इसमें या कोई महंगी इक्विपमेंट थोड़ी ना लगानी है। तो एकदम कम लागत वाली और एकदम सरल विधि है। तो इसका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट है उन देश के लिए या उन किसानों के लिए जिनके पास पैसा कम होता है। साथ ही बड़े खेतों के लिए उपयुक्त, यानी जो बड़े एरिया होते हैं ना, यानी किसी के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उसके लिए ये वाला जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है। सुटेबल क्यों, क्योंकि देखो बड़ा एरिया रहेगा ना, तो बड़े एरिया में अगर आप कोई और इरीगेशन उपयोग करो, जैसे स्प्रिंकलर की बात कर लें, ड्रिप इरीगेशन की बात कर लें, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेटअप लगाना होगा। तो इसलिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है ना, तो ये मेथड एकदम सुटेबल है। आपको क्या करना है, जो पूरा फील्ड है या तो उसको बहुत पैरेलल बेसिन में बांट देना है। पैरेलल बेसिन का मतलब
मतलब है पैरेलल बॉर्डर वाला जो मेथड हमने आपको समझाया था उसमें बांट देना है, ये एकदम फ्रीली पानी को छोड़ देना है पूरे फील्ड में। तो इसलिए जो बड़े एरिया होते हैं उसके लिए काफ़ी उपयुक्त या काफ़ी सुटेबल इरिगेशन मेथड्स हैं। उसके बाद ये कम तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो ये तो आप भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जो ये मेथड है इसमें कोई तकनीकी ज्ञान चाहिए, यानी किसी तरीके आपको कोई इक्विपमेंट लगाने इसमें नहीं, किसी तरीके कोई पाइप लगाने कुछ नहीं करना है। सिंपली जो फील्ड है उसको या तो एकदम छोटे छोटे बेसिन में बांट देना है या बड़े बड़े बॉर्डर मेथड में बांट देना है। तो इसलिए एकदम सरल विधि है और साथ ही इसमें कोई तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कौन से? तो सबसे पहले पानी की बर्बादी बहुत अधिक होती है, जैसा आपने यहाँ पर नोटिस भी किया होगा। एक मिनट हम आपको एक इमेज में दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी वेस्ट हुआ है। वेस्ट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे जो क्रॉप है उसको दिया गया है। अगर हम किसी और मेथड से प्रोवाइड करते जैसे कि स्प्रिंकलर या ड्रिप से तो इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसमें जो पानी वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद है असमान पानी का वितरण होता है। तो देखो अगर आप फ्रीली किसी फील्ड में पानी को प्रोवाइड करेंगे ना तो हो सकता है जो लैंड है, ये एक लैंड है, ये किसी जगह पर थोड़ा सा उठा हुआ है और कहीं पर थोड़ा नीचा है। तो क्या होगा, जो थोड़ा ऊंचा एरिया है ना वहां पर पानी कम पहुंचेगा और जो थोड़ा सा भी नीचा है या मतलब समतल नहीं है वहां पर पानी ज़्यादा भर जाएगा। तो इसमें दिक्कत रहती है। तो जो पानी है वो अच्छे से पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, यानी उसका जो फैलाव है कह सकते हैं कि जो वितरण है पूरे फील्ड में अच्छे से नहीं होता। तो ये इसका दूसरा नुकसान है। उसके बाद है जल भराव की समस्या, यानी इसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसा हमने बताया कि अगर कोई फील्ड है ना, अगर वो कहीं पर नीचा है, नीचे का मतलब है कि कोई ऐसा एरिया जो ज़्यादा नीचे है यानी समतल नहीं है, तो वहाँ पर पानी भर जाएगा। तो जल भराव की प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये इसका तीसरा नुकसान है। तो ये तो बात हो गई कि जो फ्लडिंग एरिगेशन है उसके क्या लाभ हैं क्या हानि है। तो जैसा हमने बताया था कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे सरफेस एरिगेशन पे, उसके बाद फ्लडिंग एरिगेशन को समझेंगे। तो इसको हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि फरो एरिगेशन क्या होता है। इसको एक मिनट यहाँ पे समझो। तो देखो जो फरो एरिगेशन है, यहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर जो पानी प्रोवाइड किया जाएगा वो कहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो कुंड में प्रोवाइड किया जाएगा या फरो में प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है फरो एरिगेशन मेथड, यानी जब पानी को फरो में प्रोवाइड करेंगे उसी को फरो एरिगेशन मेथड कहेंगे। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप हैं। तो पहला है स्ट्रेट और सिंपल फरो एरिगेशन, यानी सरल फरो विधि। तो ये देखो नाम से ही क्लियर हो जा रही है, यानी एकदम सरल फरो विधि है। इसमें क्या करते हैं कि जो फील्ड होता है ना उसको स्ट्रेट फरो में इस तरीके से बांट दिया जाता है, यानी जो फील्ड होता है उसमें स्ट्रेट फरो होती हैं और ये जो स्ट्रेट यानी जो सीधी नालियां हैं ना, जब इसमें पानी को प्रोवाइड करते हैं तो इसे ही कहते हैं स्ट्रेट या सिंपल फरो एरिगेशन मेथड। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसमें पानी को सीधी और समांतर नालियों में छोड़ा जाता है। ये विधि समतल भूमि के लिए उपयुक्त रहती है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेट की। अब इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है अल्टरनेट फरो एरिगेशन, यानी वैकल्पिक फरो विधि। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें वैकल्पिक है। तो इसमें जब सिंचाई करेंगे तो क्या करेंगे कि एक एक फरो को छोड़ छोड़ कर सिंचाई करेंगे। इसका क्या मतलब है, तो इसको आप यहाँ पे देख के समझो। देखो जैसे क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पर सिंचाई की जा रही है, तो जब सिंचाई करेंगे तो क्या करेंगे कि एक रो में पानी को प्रोवाइड करेंगे, उसकी बगल वाली रो में पानी को प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसकी जो जैसे इसमें नहीं किया, अब इसकी बगल वाली में पानी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसकी बगल वाली में नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से पानी को प्रोवाइड किया जाता है, यानी एक को छोड़कर प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो जैसे ही अगली सिंचाई की जाएगी ना, उसमें क्या करेंगे कि जिस रो में पानी को प्रोवाइड नहीं किया गया था उसमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे इससे पहली वाली सिंचाई में इसमें तो प्रोवाइड किया गया था, इसमें नहीं करा था, तो इसमें दूसरी सिंचाई में अगली सिंचाई में अब इस वाली में नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। जैसे कि अब इसमें भी पिछली बारी में किया गया तो इसमें नहीं करेंगे, इसमें। तो इस तरीके से इसमें सिंचाई की जाती है। तो आप इसको समझे, यानी एक को छोड़कर सिंचाई करते हैं, यानी एक छोड़ देंगे दूसरे में करेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे चौथे में करेंगे। तो इस तरीके से इसमें करते हैं। तो इसकी थ्योरी को भी आप देख के समझ सकते हैं कि वैकल्पिक नाली सिंचाई एक जल बचत तकनीक है जिसमें पौधों की कतारों के बीच बनी हर दूसरी नाली, नाली मतलब फरो में ही पानी दिया जाता है। इससे पानी की खपत 30 से 50% तक कम हो जाती है, जबकि पैदावार पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर अगर एक नाली को या फरो को छोड़ रहे हैं तो सीधा सा प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। तो देखो इसलिए नहीं पड़ता, जैसे आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। एक मिनट पहले इसको रफ कर देते हैं।
जैसे क्या किया गया, जब पहले सिंचाई करी ना तो इसमें पानी को दिया, अब सिंपल है अल्टरनेट है तो एक को छोड़ेंगे तो उसकी बगल वाली को छोड़ दिया, इसमें पानी को प्रोवाइड किया। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, जब इसमें पानी को प्रोवाइड करेंगे तो एक बात बताओ, क्या इस वाली फरो को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और जब इसमें करेंगे तो इस वाली फरो को भी पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि पानी तो मिल ही रहा है ना, भले ही अगर एक छूट भी रही तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है और इससे पानी की बचत हो जाती है। आप इसको समझिए, इसलिए जो मेथड है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे 30 से 50% पानी की बचत भी हो जाती है और जो प्रोडक्शन है उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये इसका दूसरा मेथड है। इसके बाद में है स्केप फरो इरिगेशन यानी स्केप फरो विधि। तो देखो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे स्केप आ रहा है, यानी इसमें क्या करेंगे कि एक फरो को परमानेंटली छोड़ देंगे। इसका क्या मतलब है, तो आप इसको यहाँ पे देख के समझे। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमने ये डिसाइड किया कि इस फरो में पानी प्रोवाइड करेंगे, इसमें प्रोवाइड करेंगे, यानी एक को छोड़कर दूसरे में पानी को प्रोवाइड किया ही नहीं जाता है। यानी अगर ये दो रो हैं तो इसके बीच वाली में पानी को प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर इस वाली में प्रोवाइड करें तो इस वाली में नहीं करेंगे। यानी जो एक ही रो में पानी को प्रोवाइड करेंगे उसकी बगल वाली में पानी को प्रोवाइड किया ही नहीं जाता है। अब आप ये सोचोगे कि सर अगर इसमें पानी को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये जो इसमें फरों पर जो फसल लगी हुई है वो सूख जाएगी, सीधी सी बात है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, पूरा ही रफ हो गया। देखो इसमें पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक में पानी को प्रोवाइड करते ही नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब इसमें पानी को प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी अल्टरनेट की तरह ये कुछ, यानी इसमें जब पानी को प्रोवाइड करेंगे तो इसको तो पानी मिल जाएगा ना यहाँ से, और इसको भी पानी मिल रहा है। लेकिन अब ये वाले में पानी को हमने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन इसमें तो किया है, तो ये वाला इससे ले लेगा। तो आप समझे, यानी ये इसने इससे पानी ले लिया, इसने इससे पानी ले लिया। अगर इसमें प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं तब भी कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा। यानी अगर इसमें पानी को प्रोवाइड किया, इसमें नहीं किया, इसमें करेंगे, जैसे ही इसमें पानी को प्रोवाइड करेंगे और इसमें करेंगे तो ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा पानी को, तो इसमें ना भी प्रोवाइड करेंगे तो खास इंपैक्ट इससे नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है। इसमें कुछ फरों को छोड़कर अन्य फरों में पानी दिया जाता है, खासकर जल की कमी वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद में है कंटूर फरो इरिगेशन यानी कंटूर फरो विधि। यहाँ पे एक चीज और, अभी आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि सर आपने अभी जो पीछे बताया ना वो हमको याद नहीं रहा है या कुछ चीजें हम भूल गए। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो लास्ट में ना हम आपको 1 से 2 मिनट में पूरा इस तरीके से रिवाइज करा देंगे कि आपको ये मुंह जबानी याद हो जाएंगे सारे इसके जो मेथड है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल बात करते हैं कंटूर फरो इरिगेशन पे। तो देखो आपने कंटूर फार्मिंग जरूर सुन रखी होगी। कंटूर फार्मिंग क्या होती है याद करो, तो ये पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। तो देखो जो कंटूर फार्मिंग होती है ना, अगर उसी कंटूर फार्मिंग में अगर हम नाली बना दें या फरो बना दें और उन फरों में अगर पानी को प्रोवाइड करें या वहां पर हम इरिगेशन करें तो उसे ही कहेंगे कंटूर फरो इरिगेशन। यानी जो ढलानदार भूमि होती है, जो स्लोपी लैंड होते हैं, वहां पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। फरों को भूमि की समुच्च रेखा यानी कंटूर लाइंस के अनुसार बनाया जाता है। तो देखो कंटूर लाइंस का मतलब है कि जो पहाड़ पर रहने वाले लोग होते हैं ना, वो पहाड़ को काट कर ना एक तरीके से जीना नुमा संरचना बना देते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है कंटूर लाइंस। देखो यहाँ पे यार हम इसकी इमेज लाना ना भूल गए। आप ऐसा करना, इसको गूगल कर लेना, वहां उसकी इमेज देख के आप बहुत अच्छे समझ जाओ कंटूर लाइंस क्या होती हैं। तो उन्हीं कंटूर लाइंस में ना जब फरो बनाकर पानी को प्रोवाइड करेंगे तो उसे ही कहा जाएगा कंटूर फरो इरिगेशन। तो ये तो बात हो गई फरो इरिगेशन की मेथड की। अब क्या करेंगे, तो इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। जैसे फ्लडिंग इरिगेशन मेथड का देखा था, यानी उसके भी हमने लाभ और हानि देखे थे। इस तरीके से जो फरो इरिगेशन है उसके भी लाभ और हानि को देख लेते हैं। तो अगर इसके एडवांटेज यानी लाभ की बात करें तो पहला है पंक्ति फसलों के लिए उपयुक्त। तो देखो बहुत सारी ऐसी क्रॉप होती हैं जिनको कि हम फरो पे लगाते हैं, यानी नाली बनाकर उस पर लगाते हैं। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल और आपने सुन भी रखा होगा आलू है, यानी पटाटो है। तो देखो जो आलू होते हैं ना उनको फरो पे लगाओगे तो अब आप एक बात बताओ, उसमें इरिगेशन कौन सी मेथड से करोगे? तो सीधा है, जब फरो पे लगा हुआ है तो इरिगेशन मेथड भी फरोई वाला उपयोग में किया जाएगा। तो ऐसी क्रॉप जिनको फरो पे लगाया जाता है यानी कूण पे लगाया जाता है, उसके लिए इन कूण विधि का उपयोग किया जाता है, या इसी का उपयोग करना सबसे फायदेमंद रहता है या सबसे बेस्ट रहता है। तो ये इसका पहला लाभ है। दूसरा है पानी का नियंत्रित उपयोग संभव है। तो देखो अगर आप रो में पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पानी को इतनी तेज थोड़ा ना जा रहा है रो में कि आप उसको
कंट्रोल नहीं करते तो बहुत आसानी से पानी कंट्रोल्ड इसमें हो जाता है। तो ये इसका दूसरा लाभ है। अगर इसके नुकसान की बात करें तो पहला है ढलान वाले खेतों में असमान वितरण। तो देखो जो स्लोपी लैंड होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जब नाली बनाई जाती हैं या फरो बनाई जाती हैं, जब उसमें पानी को प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें कहीं ज़्यादा कहीं कम पानी हो मतलब फैलता है, पूरे एकदम इक्वल नहीं फैलता। ये कह सकते हैं कि पानी असमान वितरण होता है, अच्छे से उसमें वितरण नहीं हो पाता। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरी की बात करें तो मिट्टी कटाव का खतरा रहता है। तो देखो जब फरों में पानी को प्रोवाइड करेंगे तो मिट्टी कटाव तो होगी, यानी सॉइल इरोजन होगा। कैसे? जैसे आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। देखो यहाँ पे जब पानी को प्रोवाइड करेंगे, जब पानी बहेगा ना इस साइड में, तो ये देखो इस साइड वाली जो मिट्टी है ना, इसको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। तो मृदा कटाव का भी इसमें खतरा रहता है। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। तो यहाँ पे आकर फरो एरीगेशन कंप्लीट होता है। जैसा हमने बताया था कि जैसे ही हम फरो एरीगेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कहाँ आ जाएंगे? सब सरफेस एरीगेशन मेथड पे आ जाएंगे। अब इसको समझते हैं कि सब सरफेस इरिगेशन मेथड क्या होता है। तो देखो ये वैसे तो ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, यानी सरफेस एरीगेशन में क्या कर रहे थे? पानी को सरफेस पे प्रोवाइड कर रहे थे। सब सरफेस में क्या करेंगे? पानी को सरफेस पे प्रोवाइड ना करके बल्कि सरफेस के नीचे प्रोवाइड करेंगे। अब आप बोलो कि सर क्या बात है, सरफेस के नीचे ही पानी प्रोवाइड किया जा सकता है? कर सकते हैं, ये इसकी नई विधि है, या कह सकते हैं अभी हाल ही में आई हुई विधि है। हाल ही में तो नहीं, लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है इस विधि में। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पानी होता है ना, वो मिट्टी की सतह में प्रोवाइड किया जाता है। इसमें दो चीज़ आप याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पहला है, देखो ये जो सब सरफेस एरीगेशन है ना, ये वहीं पर यूज़ हो सकता है जहाँ की जो मृदा हो ना वो पथरीली हो। अब ये पथरीली मृदा क्या होती है? तो ऐसी मृदा जिसमें जो रॉक्स हो, या आप कह सकते हो कि जो कंकड़ हो ना, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि दोमट मृदा में या अन्य कोई मृदा है उसमें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो ये जो एरीगेशन मेथड है, इसमें इस तरीके के पाइप डाले जाते हैं। आप खुद सोचो, जो पाइप डाले जाएंगे उसमें छिद्र होते हैं। अगर दोमट मृदा है, कोई अन्य मृदा है, तो वो इसके जो होल हैं उनको ब्लॉक कर देगी, छिद्र को, सीधी सी बात है। लेकिन अगर ऐसी सॉइल है जो कि पथरीली है, उसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा है, तो वो कंकड़ ईजिली इसको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, बल्कि पानी यहाँ से रिसता रहेगा। तो ये बात आप याद रखना, यानी जो ये सब सरफेस एरीगेशन है वहाँ पर यूज होती है जहाँ पर मृदा पथरीली होती है। दूसरी बात, ये जो पथरीली सॉइल है ना, ये वहीं पर पाई जाएगी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो दो चीज़ें अभी आप याद रखना, क्योंकि आगे हम आपको जब समझाएंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो कि सब सरफेस एरीगेशन होता क्या है, या पाइप कैसे डाले जाते हैं, तो आप इस इमेज में देख के समझ सकते हो। तो देखो सब सरफेस एरीगेशन में क्या करते हैं कि जो पाइप होते हैं ना, वो पहले मृदा में बिछा दी जाते हैं इस तरीके से, और ये जो पाइप होते हैं इनमें छिद्र होते हैं। जैसे ही ऊपर क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप की जो रूट्स हैं वो नीचे आएंगी, सीधी सी बात है, नीचे ही जाएंगी। और जो रूट्स हैं उन्हें नीचे मिलेगी नमी। नमी कहाँ से? तो इन पाइप से, क्योंकि इन पाइप से लगातार पानी निकलता रहता है हल्का हल्का। जब भी आप जो इसमें पानी है उसको छोड़ेंगे, तो जैसे ही पानी यहाँ पर निकलेगा या पानी से पाइप से बाहर आएगा, तो ईजिली ये रूट्स पानी ले लेंगी। तो एक बात बताओ, ऊपर पानी देने की ज़रूरत है? सीधा सा नहीं है, क्योंकि जो पानी की ज़रूरत होती है वो तो रूट्स को होती है, और रूट्स यहाँ से पानी को ले लेती हैं। अगर आप इसकी रियल इमेज देखें तो कुछ इस तरह का ये होता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन पाइप है, और मेन पाइप से बहुत सारे छोटे छोटे पाइप कनेक्ट होते हैं, और इन पाइप को पहले ही मृदा में बिछा दिया जाता है इस तरह से। अब ये जो पाइप है, इनसे पानी निकले, मतलब हल्का हल्का रिश्ता रहेगा, और जो इसके ऊपर फसल होगी वो पानी को ईजिली मृदा के अंदर से एब्जॉर्ब करती रहेगी। अब एक मिनट, इसकी थ्योरी को देखो तो उपसतही सिंचाई एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पानी को सीधे जड़ क्षेत्र, यानी जो रूट्स जोन होता है, वहां तक पहुंचाया जाता है। इस विधि में पाइप्स या ड्रिप्स को मिट्टी में दबाकर पौधे की जड़ों तक सीधा पानी पहुंचाया जाता है। वही बात है जो हमने आपको बताई, यानी जो मृदा है उसमें पहले पाइप्स को दबा दिया जाता है, और जिन पाइप्स को दबाते हैं उनमें छिद्र होता है, छिद्र से पानी निकलता है, और जो पानी होता है उनको जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कहने का मतलब बस इतना सा है कि इसमें जो पानी प्रोवाइड किया जाता है वो मृदा के अंदर पाइप डाल के सीधा जड़ों को प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो उसे ही कहते हैं सब सरफेस एरीगेशन। बाकी आप इसकी इमेज देख के बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं, यानी क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो जो इसका पहला फायदा है वो है जल की बचत होती है। तो आप खुद इसको समझ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। हमने आपको पीछे बताया था ये कहाँ पर अपनाते हैं, वहाँ पर अपनाते हैं जहाँ पर पथरीली सॉइल होती है, या जो जहाँ पर पथरीली सॉइल होगी वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। आप खुद सोचो, एक तो वहाँ पर सॉइल ही पथरीली, यानी यहाँ पर रॉक्स की मात्रा ज़्यादा है, छोटे छोटे रॉक्स की मात्रा, तो वहाँ पर अगर आप पानी प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो पानी एकदम भाप बन के उड़ेगा। अगर आप इस मेथड का उपयोग वहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो भाई करते रहो दूसरे दिन सिंचाई। लेकिन अगर सब सरफेस एरीगेशन का उपयोग कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा?
अब थोड़ी ना पानी भाप बन के ज़्यादा उड़ेगा, क्योंकि पानी तो जड़ों को मिल रहा है ना, सीधा नीचे ज़मीन के अंदर है, तो पानी ज़्यादा भाप बन के नहीं उड़ता है। या आप ये बोल सकते हैं कि इससे पानी की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा आप इसको चाहें तो यहाँ पर भी देख के नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो पानी यहाँ से थोड़ी ना बहुत ज़्यादा वेपर बन के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इससे क्या है कि पानी की बचत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है पानी सीधे जड़ों तक पहुँचता है, तो ये तो आपको समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पानी इस मेथड में पानी ही जड़ों तक पहुँचाया जा रहा है। दूसरा है मिट्टी की सतह सूखी रहती है, जिससे खरपतवार कम उगते हैं। 1 मिनट इसको आप यहाँ पे देख के समझ लो। देखो यहाँ की जो ऊपरी सतह है वो तो सूखी रहेगी, तो ऐसे खरपतवार जिनकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं पहुँचती हैं वो ग्रो ही नहीं करेंगे। हालांकि कुछ ग्रो कर जाएंगे, जिनकी जड़ें होती हैं वो नीचे काफ़ी लंबी होती हैं वो ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जिनकी जड़ें छोटी होती हैं वो खरपतवार ग्रो नहीं करेंगे। तो कुछ ही खरपतवार इसमें ग्रो करते हैं, ज़्यादातर ग्रो नहीं करते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रणाली महंगी होती है। देखो ये जो सिस्टम है, ये या जो मेथड है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है तो आप यहाँ पे देख के ही समझ सकते हो कि सबसे पहले आपको अपनी मृदा को खोदना पड़ेगा, उसमें पाइप डालने पड़ेंगे, फिर छोटे छोटे पाइप डालने पड़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्चा आ जाता है। आप सोचो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो किसान है वो सही से अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पाते, तो ये पाइप वो कहाँ से डालेंगे, तो इसलिए उनके लिए तो ये विधि काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये प्रणाली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी महंगी है, इसको सबसे बड़ा नुकसान है। साथ ही जाम होने की समस्या रहती है। तो देखो जब पाइप अंदर डाला गया है मृदा के, तो वो जाम भी हो सकता है, और अगर जाम हो जाए तो आप उसको जब तक नहीं खोल सकते दोबारा से, जैसे आप यहाँ पर देखें 1 मिनट, ये देखो जैसे मान लो यहाँ पर छिद्र हैं, तो ये जो छिद्र हैं जो होल हैं वो कुछ जाम भी हो जाते हैं। अगर कुछ जाम ज़्यादा मात्रा में जाम हो गए तो आप अगर इसको दोबारा नहीं खोल सकते जब तक कि ऊपर क्रॉप है, आप क्रॉप को थोड़ी ना हटा दोगे जब तक क्रॉप तैयार नहीं हो जाएगी, तो ये भी इसका नुकसान है। यानी जो पाइप होते हैं वो जाम होने का भी इसमें खतरा रहता है। फिर है निगरानी और रख रखाव कठिन होता है। आप खुद इसको समझ पा रहे होंगे, यानी पाइप अगर मृदा के अंदर डाले गए तो उसमें आप क्या रख रखाव रखोगे, कोई नहीं रख पाओगे। यानी जब अगर एक बार पाइप डाल दिया आपने तो वो डाल दिया, वो खराब हो कुछ भी हो तो उसमें आप निगरानी उसमें नहीं कर पाओगे, तो ये भी इसका एक नुकसान है। तो ये हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लिया। अब चलते हैं तीसरे मेथड की, जो कि है ड्रिप एरीगेशन, या आप इसको ड्रिप एरीगेशन कह सकते हो, इसको सबसे बेस्ट एरीगेशन मेथड कह सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज इजराइल देश ने की थी। काफ़ी अच्छा मेथड है, पानी की बचत भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है क्या? तो देखो इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है ना वो बूंद बूंद करके गिरता है। कैसे गिरता है तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले इसमें पाइपों को डाला जाता है, इस तरीके से पाइप डाल दी गए, जैसे ही पाइप डाल देंगे उसमें पानी को प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद देखो इस तरीके से पानी बूंद बूंद करके गिरता है। अब जब बूंद बूंद करके गिरेगा तो पानी की बचत हो जाएगी। कैसे बचत हो जाएगी? पहली बात तो ये बूंद बूंद करके गिर रहा है, और दूसरी बात ये गिर केवल इसकी जड़ के पास में ही रहा है ना। अब ये जो एरिया है या जो ये एरिया है यहाँ पर पानी तो वेस्ट नहीं होगा ना, तो इसलिए पानी की बचत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 90% तक पानी बच जाता है। यानी अगर किसी खेत में अगर आप 100 लीटर पानी से अगर सिंचाई कर रहे हो नॉर्मली, तो केवल 10 लीटर पानी से ही उसमें सिंचाई हो जाएगी। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा इसका फायदा है। बाकी आप इसकी जो थ्योरी है उसको नोट कर लेना कि ड्रिप सिंचाई एक अति आधुनिक सिंचाई प्रणाली है जिसमें पानी को बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि हमने आपको इमेज में दिखाई दिया है, यहाँ पे भी बताया था कि पानी को सीधा बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके लाभ और हानि पे, यानी इसके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो देखो इसका पहला सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें जो पानी की बचत होती है ना वो 50 से 90% तक होती है, जैसा हमने समझा है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पानी बूंद बूंद करके गिरता है, दूसरा सीधा जड़ के पास में गिरता है, इसलिए इससे पानी की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है, जैसा हमने आपको इमेज में दिखाया था, यानी पानी सीधा रूट तक पहुंचता है। तीसरा, उर्वरक भी साथ में दी जा सकते हैं। तो देखो जो पाइप है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पाइप है ना ये कहीं मेन पाइप से कनेक्ट होंगे, सीधी सी बात है। तो उस मेन पाइप में ना हम फर्टिलाइजर का जो घोल होता है उसको डाल सकते हैं, और जो घोल है वो सीधा इस पाइप से होते हुए इनकी रूट्स तक पहुंच जाएगा, तो इससे फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसका तीसरा लाभ है। अगर नुकसान की बात करें तो पहला है प्रणाली महंगी होती है, जैसा हमने आपको बताया था पीछे वाले में भी कि इसमें भी पीछे वाला यानी जो सबसरफेस इरिगेशन था उसमें भी पाइप बिछाने पड़ते हैं और इसमें भी पाइप बिछाने पड़ते हैं, और भी काफ़ी इसमें सिस्टम लगाना पड़ता है जो कि आसान
आसान नहीं है और सस्ता भी नहीं है, तो ये प्रणाली महंगी होती है। दूसरा, छिद्र बंद होने का खतरा होता है। हालांकि इसमें खोल सकते हैं, लेकिन जो होल होते हैं वो कभी कभार बंद हो जाते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है। अगर इसमें कुछ आ गया ना छोटा मोटा, अगर पानी साफ नहीं है तो ये जो होल है उसको बंद कर देगा, तो इसकी भी निगरानी रखनी पड़ती है। फिर है तकनीकी देख रेख जरूरी होती है। तो देखो इसमें थोड़ा सा मतलब देख रेख भी करनी होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पाइप होते हैं, वो पाइप मेन पाइप से कनेक्ट होता है, उन मेन पाइप में पानी को छोड़ा जाता है, तो थोड़ी बहुत इसके लिए जानकारी भी जरूरी होती है। तो ये इसके लाभ और हानि हो गए। इसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट मेथड पे, वो है फव्वारा सिंचाई यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या करते हैं कि जो पानी होता है ना, वो पाइप से बहुत हाई प्रेशर से गुजारा जाता है। हाई प्रेशर से गुजारने के बाद क्या होता है, जब पानी ऊपर की ओर जाता है ना, तो वो चारों ओर फैल जाता है, जैसे मानो कि बारिश हो रही हो। जैसा आप यहाँ पे देख के समझो और अच्छे से समझोगे। देखो ये पाइप है, इस पाइप से पानी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से गुजारा जाता है। ऊपर लगी होती है नोजल। नोजल क्या करती है, पानी को चारों ओर फैला देती है। अब जब चारों ओर ये पानी फैल जाता है और जब इस फसल पे गिरता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे मान लो बारिश हो रही है। बारिश की तरह पानी को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। और एक को जूम किया जाए तो ये पाइप है, इस पाइप से हाई प्रेशर से पानी गुजारा जाएगा और ऊपर नोजल लगी होती है। ये नोजल पानी को एकदम मतलब फुवारे की तरह फैला देती है चारों ओर, और पानी जो होता है वो बूंद बूंद करके चारों ओर गिरता रहता है बारिश की तरह। तो इसी को कहते हैं फुवारा या स्प्रिंकलर विधि। तो स्प्रिंकलर सिंचाई एक आधुनिक विधि है जिसमें पानी को पाइपों और नोजल की मदद से बारिश की बूंदों की तरह पौधों पर छिड़का जाता है या गिराया जाता है, जैसा आप इस इमेज में देख के और अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब देखो बात करते हैं इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। तो पहला है सभी प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है। तो देखो एरिया या जो लैंड है वो कैसे ही हो, चाहे ऊबड़ हो खाबड़ हो या कोई भी हो, वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली पाइप लगाने हैं इस तरीके के। अब ये पाइप जरूरी थोड़ी कि मृदा ऊंची हो वहाँ पर पानी कम जाएगा, नीची हो, नहीं, हर जगह ये समान पानी गिरता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी मृदा हो, वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। पानी की बचत होती है। तो देखो इसमें जो पानी होता है ना, वो एक तो प्रेशर के साथ हल्का हल्का गिराते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देते, बल्कि पौधों को कम मात्रा में पानी दिया जाता है। इससे कुछ पानी की इससे बचत भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बचत ज़्यादा खास बचत इससे होती नहीं है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तेज हवा में काम प्रभावित होता है। एक मिनट, इसमें काम कहाँ से आ गया, इसको सिंचाई कर लेना। जो तेज हवा होती है उससे सिंचाई प्रभावित होती है। प्रभावित कैसे होती है, तो आप इसको यहाँ पे देख के समझ सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मान लो इस साइड से जो हवा है ना वो बहुत तेज चल रही है, तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मतलब पानी गिर रहा है बारिश की तरह, या कह सकते हैं प्रेशर के साथ जो निकल रहा है, ये किस साइड में ज़्यादा हो जाएगा, सीधा सा जो हवा है वो इस साइड में पानी को ज़्यादा झुका देगी, या उस साइड में ज़्यादा पानी गिरेगा इस साइड के मुकाबले। तो इससे क्या होगा कि इस एरिया में पानी कम मिलेगा क्रॉप को, उस साइड में ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये इसका नुकसान है। यानी अगर हवा तेज चलती हो, अगर ऐसा एरिया है या हवा जिस दिन तेज चल रही है उस दिन इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर उपयोग करोगे तो एक एरिया में पानी ज़्यादा मिल जाए क्रॉप को, एक में बहुत कम मिलेगा। तो इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, उपकरण महंगे होते हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे उपकरण लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो पाइप है ये एक ही पाइप थोड़ी है, नीचे भी ये बहुत सारे पाइपों से कनेक्ट होगा, और ऊपर ये जो पाइप है ऊपर इसमें नोजल लगी हुई है। तो ये सारे इक्विपमेंट एकदम सस्ते नहीं है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और इनका हर कोई उपयोग कर लेगा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इसके ये दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा है पानी में गंदगी होने पर नोजल बंद हो सकती है। तो देखो ये जो मेथड है ना, ये वहीं पर उपयोग कर सकते हैं जहां पर पानी साफ हो। क्यों, यहाँ पे देखो ये ऊपर जो देख रहे हैं ये नोजल है। ये जो नोजल है ना, ये इसी पानी को प्रेशर के साथ फैलाने का काम करती है। अगर ये नोजल जाम हो जाए, जाम की क्यों हो जाएगी, अगर पानी में गंदगी है, कचरा है, और ये जो कचरा अगर यहाँ से निकलेगा तो ये नोजल को जाम कर देगा, सीधी सी बात है। और नोजल जाम हो गई तो पानी प्रेशर के साथ नहीं फैल पाएगा, बल्कि इसी के ऊपर गिरता रहेगा। ये जो पाइप है इसी के ऊपर गिरता रहेगा और पानी इस तरीके से फैलता रहेगा, वो प्रेशर के साथ नहीं फैल पाएगा। इसलिए जो विधि है ये वहीं पर उपयोगी है जहाँ पर पानी साफ हो। अगर नदी का पानी है, तालाब का पानी है, वहाँ पर इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तो ये इसकी बात हो गई फायदे और नुकसान की, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब बारी है सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट की, वो है रिवीजन की। अब पूरे कंसंट्रेशन से इसको समझो, आपको ये क्लास अभी के अभी यहीं पे याद हो जाएगी। तो देखो हमने आपको समझाया था कि जो इरिगेशन है उसके 4 मेथड हैं। कौन से, याद करने की कोशिश करो। पहला सरफेस इरिगेशन, दूसरा सब सरफेस, तीसरा ड्रिप और चौथा स्प्रिंकलर। सरफेस इरिगेशन का मतलब है कि जो पानी है वो मृदा की सरफेस पे, यानी अगर ऊपरी सतह पर प्रोवाइड कर रहे हैं बहाकर, तो उसे ही कहेंगे सरफेस इरिगेशन। इसके 2 मेथड हैं। पहला है फ्लडिंग इरिगेशन मेथड, दूसरा है फरो इरिगेशन मेथड। अगर पानी को ना बहाकर प्रोवाइड किया जा रहा है,
चाहे छोटे एरिया में या बड़े एरिया में, यानी फ्रीली प्रोवाइड किया जा रहा है चाहे छोटे एरिया में चाहे बड़े एरिया में, तो उसे कहेंगे फ्लडिंग इरिगेशन। वहीं अगर नालियों में प्रोवाइड किया गया, यानी जो कूड़ होते हैं या जो फरो होती हैं उसमें पानी को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसे कहेंगे फरो इरिगेशन। दोनों की चार मेथड है। कौन से? जो फ्लडिंग इरिगेशन है इसका पहला मेथड है कि जो पानी है ना, जैसे मान लो ये फील्ड है, पूरे फील्ड में पानी फ्री छोड़ दिया गया बिना किसी कंट्रोल के, तो इसे कहेंगे फ्री और वाइल्ड फ्लडिंग। लेकिन अगर इसे थोड़ा कंट्रोल कर दिया गया, यानी जो पैरेलल इस तरीके के बॉर्डर बना दिए गए और बॉर्डर बनाने के बाद पानी अगर प्रोवाइड किया जा रहा है ऐसे फील्ड में, उसे कहेंगे कंट्रोल्ड और बॉर्डर फ्लडिंग। इसी के बाद में अगर उसे और कंट्रोल कर दिया गया, यानी उसमें क्या किया गया कि छोटे छोटे उसे बेसिन में बांट दिया गया इस तरीके से, या छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया गया और तब पानी को प्रोवाइड किया जा रहा है उन बेसिन में, तो उसे कहेंगे चेक बेसिन मेथड। और अगर पानी को केवल पेड़ के चारों ओर प्रोवाइड किया जा रहा है, कैसे? रिंग शेप में, यानी अगर ये पेड़ है इसके चारों ओर एक रिंग शेप बना दी और उसमें पानी को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसे कहेंगे रिंग मेथड। अब बात करते हैं फरो इरिगेशन पे। तो देखो पानी ना स्ट्रेट, यानी ये फील्ड है और इसमें इस तरीके से स्ट्रेट फरो या नाली बनी हुई है और इन नालियों में पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे स्ट्रेट और सिंपल फरो इरिगेशन। फिर है अल्टरनेट फरो इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं कि एक कुंड में पानी देते हैं, उसके बगल बारे को छोड़ देंगे, फिर उसमें अगले में पानी देंगे, उसको छोड़ देंगे, यानी एक एक छोड़कर जब पानी प्रोवाइड किया जाता है नालियों में, तो उसे कहते हैं अल्टरनेट फरो इरिगेशन। उसके बाद में है स्केप फरो इरिगेशन। तो उसमें क्या करते हैं कि एक में पानी देते हैं, उसके बगल वाले में पानी देते ही नहीं, फिर उसके अगले में पानी देंगे, उसके अगले वाले को छोड़ देंगे, यानी एक एक छोड़कर पानी इसमें प्रोवाइड किया जाता है, यानी एक में पानी देते ही नहीं है। फिर है कंटूर फरो इरिगेशन। तो ये जो की जाती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, यानी ऐसे एरिया जहां पर की स्लोप बहुत ज्यादा है, वहां पर अगर नाली बनाकर पानी को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसे ही कहेंगे कंटूर फरो इरिगेशन। उसके बाद में है सब सरफेस इरिगेशन। तो सब सरफेस इरिगेशन में क्या करते हैं, मृदा के अंदर पाइप डालकर पानी को प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे ही कहते हैं सब सरफेस इरिगेशन। तीसरा ड्रिप इरिगेशन। ये तो सबको पता है, इसमें क्या करते हैं कि जो पानी होता है वो प्लांट की रूट्स पे बूंद बूंद करके गिराया जाता है, तो उसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। और लास्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या करते हैं कि पानी को प्रेशर के साथ गुजारा जाता है नोजल की सहायता से, पाइप से, और वो बारिश की तरह जो क्रॉप होती है उसके ऊपर गिरता है, तो इसे कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो देखो जो अब वीडियो है वो यहीं पर आकर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।